हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे नवांश कुंडली के बारे में। नवांश कुंडली को किस प्रकार से हम समझे, आपको मैं ऐसे टेक्निक आपको बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप आसानी से समझ जाएंगे कि नवांश कुंडली किस प्रकार से देखा जाता है। तो शुरू करते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली नव अंश बोलते हैं। नवांश, नव का अर्थ होता है ग्रह। जिस प्रकार से द्वादश का अर्थ होता है सूर्य, उसी प्रकार से नवांश का अर्थ होता है ग्रह। द्वादशांश, द्वादशांश वर्ग कुंडली को सूर्यांश कुंडली भी बोलते हैं। उसी प्रकार से नवांश कुंडली को ग्रहांश भी बोला जाता है। तो आज हम चर्चा नवांश पे करते हैं। देखिए, 3 प्रकार की राशियां होती हैं: चर राशियां, स्थिर राशियां और त्रिस्वभाव राशि। जैसे मेष चर राशि है, वृषभ स्थिर राशि है, कन्या मिथुन द्विस्वभाव राशि है। चर राशि का प्रथम नवांश वर्गोत्तम होता है। स्थिर राशि का द्वितीय नवांश वर्गोत्तम होता है और द्विस्वभाव राशि का अंतिम नवांश वर्गोत्तम होता है। वृषभ राशि स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मध्यम नवांश वर्गोत्तम होता है। कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो वह गुण व्यक्ति के अंदर आता ही आता है। यदि किसी व्यक्ति का सबसे पहले नवांश कुंडली जब देखेंगे तो सबसे पहले हम वर्गोत्तम ग्रहों को देखेंगे। यदि चर राशि में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो वो ब्रह्मदेव की कृपा से उसके अंदर उस ग्रह का गुण आता है। स्थिर राशि में यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो उस जातक के अंदर उस ग्रह का गुण विष्णु भगवान की कृपा से आता है। उसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि में यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो तो वह शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति के अंदर उस ग्रह का गुण आता है। यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो उसे किस प्रकार से देखेंगे? जैसे सूर्य यदि वर्गोत्तम है तो उस व्यक्ति के अंदर सूर्य के गुण आ जाएंगे। सूर्य का गुण क्या है? सूर्य का गुण है अग्रणी रहना, लीडरशिप। ये व्यक्ति नेतृत्व का गुण इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। वह जिस भी क्षेत्र में रहेगा वह लीडरशिप ही करेगा। वह छोटे नौकरी में हो या बड़े नौकरी में, छोटे व्यापार में हो या बड़े व्यापार में, उसके इर्द गिर्द 4-10 लोग, 150 लोग के अंडर में काम करते हैं तो वह सदैव लीडरशिप का ही कार्य करेगा। यदि किसी का चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए, चंद्रमा उसका मनोबल बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसका मन बहुत तेजी से काम करता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल वर्गोत्तम हो जाए तो वह व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, उसके अंदर बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, कोई भी निर्णय तुरंत ले लेता है, मारने पीटने पे उतर जाता है।
और वह व्यक्ति, उसका शारीरिक बनावट बहुत ही स्ट्रांग होता है, वह मजबूत होता है, क्योंकि मंगल बल को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी व्यक्ति का मरकरी बुध वर्गोत्तम हो जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है। वह उसके अंदर इतना अच्छा स्पीच देता है कि सामने वाला उसके स्पीच को खड़े होकर सुनने लगता है। एक अच्छे लीडर के अंदर बुद्ध का वर्गोत्तम होना बहुत ही जरूरी है। वह किसी भी व्यक्ति को अपने वाणी से मोहित कर लेता है। गुरु धी, गुरु यदि किसी व्यक्ति का वर्गोत्तम हो तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होता है। वह जो है उसके अंदर सूझबूझ की पावर बहुत होता है, किसी भी शब्दों को पकड़ने की शक्ति बहुत होता है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र वर्गोत्तम, शुक्र ओजस, उस व्यक्ति के अंदर ओजस्व का गुण आ जाता है। वह किसी के दबाए दबता नहीं, उसका ओज बढ़ता ही जाता है। उसे जितना दबाया जाए वो निखरता ही जाता है। शनि, शनि यदि किसी व्यक्ति का वर्गोत्तम हो जाए तो वह व्यक्ति, शनि क्या है? शनि दुख है। शनि दुख को सहन करने की क्षमता बहुत होता है। तो जिसका शनि वर्गोत्तम है तो बड़े से बड़े दुखों को भी वह सहन करने की क्षमता होती है। राहु, राहु से हम राहु को सीमांतर, वह सीमा का अंतर नहीं समझता। उसको क्या देश क्या विदेश, वह नियम तोड़ने वाला होता है, वह सीमा को लांघने वाला होता है। वह एक देश से दूसरे देश को अपने बॉर्डर के पार जाकर के भी वो लड़ाई लड़ने वाला होता है। किसी देश को अपने अंडर में करने वाला होता है। जिसका राहु वर्गोत्तम हो जाए तो वो नियम तोड़ने में तनिक भी देरी नहीं करता, वो तुरंत तोड़ देता है। परंपराओं को तोड़ता है, पुरानी कुरीतियों को तोड़ता है, रीति रिवाज से हट करके कुछ ऐसे काम करता है जिससे वो पहचाना जाता है। तो पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला, नियम कानून को तोड़ने वाला राहु के अंदर ही गुण होता है। केतु यदि किसी व्यक्ति का वर्गोत्तम हो तो वह उस व्यक्ति का मैथ बहुत ही जबरदस्त होता है। केतु आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्म की ओर जाते हैं और उनके अंदर गुरु हमारा ज्ञान देता है। गुरु और केतु में यही अंतर है। गुरु ज्ञान देता है, भौतिक ज्ञान देता है, लेकिन केतु परम ज्ञान देता है। इस लोक से परे दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त होता है। उसके अंदर एक अलग से पावर रहता है, जैसा कि ज्योतिषियों के अंदर होता है। वो अलग से उनके कुछ व्यक्तियों के अंदर जिसका केतु वर्गोत्तम होता है, ऐसे व्यक्ति को किसी को भी कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है। ऐसा देखने में आपको भी कभी कभी लोग मिलते हैं तो उनका जरूर देखिएगा, केतु उनका कहीं न कहीं वर्गोत्तम होगा। इसी प्रकार से व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति का लग्न स्पष्ट करना हो, किसी व्यक्ति का समय का बहुत ज्यादा
उनको अपने बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन कराना है, तो उसमें इस तरह से हम ग्रहों के गुणों को देख करके उसको सही किया जा सकता है कि इस लग्न कुंडली में और इस नवांश में इन व्यक्ति का जन्म हुआ। अब चर्चा करते हैं, यदि हमारा लग्न वर्गोत्तम हो जाए तो के व्यक्ति के अंदर क्या हुआ है। तो यदि लग्न वर्गोत्तम हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लॉन्गेविटी इसका बढ़ जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अगले कड़ी में धर्म। 4 प्रकार के धर्म बताएंगे। पहला धर्म वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को जो अपना माने, ये। दूसरा धर्म राष्ट्र धर्म। तीसरा अपना जाति, अपना समाज, अपने परिवार के लिए कोई कार्य करता है, उसके लिए वो धर्म है। और तीसरा जो है निज धर्म। तो 4 प्रकार के धर्म, एक जो पूरे विश्व को अपना माने, अपना ले, एक जो राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को लेके चले, और तीसरा अपनी जाति, अपनी बिरादरी को लेके चले, अपने परिवार को लेके चले, और चौथा वे है जो सिर्फ अपने लिए सोचे। तो कलयुग के लोग चारों धर्मों का पालन करते थे। वो विश्व को अपना मानते थे, देश को अपना मानते थे, परिवार और जाति को अपना मानते थे, और अपने लिए भी सोचते थे। त्रेता युग में विश्व धर्म भूल गए, राष्ट्र धर्म, जाति धर्म और निज धर्म का पालन करने लगे। द्वापर युग में सिर्फ 2 धर्म बचे, जाति धर्म, परिवार धर्म और निज धर्म। और कलयुग में सिर्फ व्यक्ति निज धर्म का पालन कर रहा है। अब उसी प्रकार से ग्रहों के भी, जो हमारा नवांश में जो ग्रह है, ये जो है 4 प्रकार के तत्वों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार के तत्व: अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो अग्नि तत्व के में कोई ग्रह यदि होता है, यदि कुंडली के अग्नि तत्व 159 हमारे सतयुग को रिप्रेजेंट करता है, वह चारों धर्मों का पालन करता है। तो अग्नि तत्व में यदि कोई ग्रह जाता है तो वो बहुत अच्छा अपने परिणाम को देता है, क्योंकि वह धर्म का पालन करने वाला होता है। फिर आता है राष्ट्र धर्म, जिसे हम जल तत्व में यदि कोई ग्रह गया तो वह तीसरे सेकंड पोजीशन का धर्म का पालन करता है, वह त्रेता युग का। तो सबसे सुपर जो होता है वो अग्नि तत्व में कोई ग्रह जाता है, सबसे सुपर होता है। उसके बाद जल तत्व में ग्रह 6 होते हैं। फिर तीसरे जो पोजीशन है वह जो है, इसमें जो है जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन, 4, 8, 12 में यदि कोई ग्रह जाए, इन राशियों में कोई ग्रह नवांश कुंडली में बैठता है तो वह दूसरे श्रेणी का अच्छा ग्रह होता है। फिर द्वापर युग में जो बताया गया है, वायु नवांश में जो ग्रह जाए वो तीसरे तरह के, मतलब सुपर, उससे नीचे, फिर उससे नीचे, मतलब थर्ड कैटेगरी में वह अच्छा होता है। तो वायु तत्व में
3, 7 और 10, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि में यदि कोई ग्रह नवांश कुंडली में जाता है तो वह जो है तीसरे नंबर का अच्छा ग्रह माना जाता है। और सबसे बेकार स्थिति, सबसे कमजोर स्थिति जो पृथ्वी तत्व में ग्रह जाता है उसको माना जाता है। यानी योग कलयुग वो सिर्फ एक ही धर्म का पालन करता है, निज धर्म। तो पृथ्वी तत्व में 2 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर के अर्थात वृषभ, कन्या और कुंभ राशि में यदि कोई नवांश में कोई ग्रह जाता है तो वह सबसे कमजोर माना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे के कड़ी को आपको बताया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। इस प्रकार से हम आपको नवांश कुंडली पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हरि ओम।